हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। और सूक्ष्म जीव विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड। और यूनिट सेकंड में आज अपना नया टॉपिक है वो है बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी। ठीक, पढ़ रहे हैं कौन सी यूनिट सेकंड। और यूनिट सेकंड में जो नया टॉपिक है वो क्या है? जीवाणु भोजी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, जो जीवाणु भोजी ये बैक्टीरियोफेज होते क्या होते, किस प्रकार के ये जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो जो बैक्टीरियोफेज होते हैं एक प्रकार के क्या होते हैं भाई, वायरस से होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? वायरस होते हैं। वायरस को बात करें तो भाई तीन भागों में विभाजित किया गया। एक तो पादप वायरस, जो पादपों में इन्फेक्शन संक्रमण करते हैं। दूसरा होता है जंतु वायरस, जो जंतुओं में इन्फेक्शन करते हैं। और तीसरे प्रकार के जो वायरस होते हैं कौन से होते हैं? बैक्टीरियोफेज होते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। तो क्लियर है, जीवाणु भोजी एक प्रकार के क्या होते हैं? वायरस होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई इसकी खोज किसने की, इनको बैक्टीरियोफेज नाम क्यों दिया गया। इनकी खोज सबसे पहले बात करें तो खोज ईटवार्ट एवं डी हेरले नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है भाई, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी की जो खोज सबसे पहले किसने की? ईटवार्ट और डी हेरले नामक वैज्ञानिक ने की। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई ये जो वायरस होते हैं इनको जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज नाम क्यों दिया गया। तो जो बैक्टीरियोफेज जो नाम आया है ये कहाँ से आया है? ग्रीक शब्दों से आया है। दो शब्द मिलते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बैक्टीरिया, दूसरा होता है फेज। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज की उत्पत्ति किससे हुई है? बैक्टीरिया से तो आ गया बैक्टीरियो और फेज। तो बैक्टीरिया का तो जानते हो तुम भाई क्या होता है? जीवाणु। ठीक है, और फेज का जो अर्थ होता है वो है भक्षण करना। भक्षण का मतलब खाना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई इसका नाम क्या है? जीवाणु का भक्षण करना। मतलब इस प्रकार के वायरस या ऐसे वायरस से जो जीवाणुओं का क्या कर जाते हैं भाई? भक्षण कर जाते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं एक प्रकार से खाकर, वो क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी कहलाते हैं। तो ये प्रकृति के में कैसे होते हैं? हमारे लिए लाभदायक होते हैं कि ये वायरस का क्या कर देते हैं, सॉरी जीवाणुओं का क्या कर जाते हैं? ये भक्षण कर जाते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरियोफेज होते हैं इनको सामान्य भाषा में शॉर्ट रूप में इनको फेज भी कहा जाता है या कई बार इनको प्रोफाज भी कहा जाता है। ठीक है, फेज नाम आ जाए, प्रोफाज नाम आ जाए तो समझ जाना क्या है भाई? जीवाणु भोजी। अब जो जीवाणु भोजी होते हैं ये कैसे होते हैं? अविकल्पी। कैसे होते भाई? अविकल्पी परजीवी होते हैं। ठीक है, इनका जो मुख्य काम क्या होता है अभी बताया कि भी इन वायरस का मुख्य काम क्या है कि बैक्टीरिया को क्या करते हैं? संक्रमित करते हैं। तो ये क्या करते हैं भाई? जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, उनका मतलब भक्षण करते हैं। अब उसके बाद पाए कहा जाते हैं। तो ये प्रकृति में लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। सभी स्थानों से मतलब कि भाई ये मृदा में भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, दूध में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा फल सब्जियों में मनुष्यों की भी जो आहार नाल होती हैं वहां पर भी पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। तो यहां तक क्लियर है भाई। अब इसके बारे में लिखते हैं। तो इनकी खोज के बारे में तो हमने बता ही दिया, किसने की? ईटवार्ट व डी हेरले ने, दो साइंटिस्ट थे। अब इसके बाद बात करते हैं कि बैक्टीरियोफेज का अर्थ क्या है। ठीक है, तो जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज का
बैक्टीरियोफेज का अर्थ है, अभी बताया भाई, बैक्टीरिया मतलब जीवाणुओं का भक्षण करना, जीवाणुओं का भक्षण करना। ठीक है, तो इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई, हमने बताया। जो बैक्टीरियोफेज शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फेजिन से हुई है। फेजिन से आया फेज, जिसका अर्थ क्या है भी, भक्षण करना। अब उसके बाद बताया कि जो जीवाणुभोजी होते हैं, इनको सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं, फेज भी कहते हैं या प्रोफाज भी कहते हैं। तो जीवाणुभोजी वायरस को फेज या प्रोफाज कहते हैं, फेज या प्रोफाज कहते हैं। नेक्स्ट कि ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। ठीक है, ये सभी परिस्थितियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया क्या करते हैं भाई, संक्रमित करते हैं, वो चाहे कहीं भी पाए जाएं। तो ये सभी परिस्थितियों में पाए जाने वाले जीवाणुओं को संक्रमित कर देते हैं। सभी परिस्थितियों से मतलब कि भाई हमने बताया कि भाई दूध में पाए जाते हैं, ठीक है, फल सब्जियों पर पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं, पादपों की जड़ों में भी पाए जाते हैं। तो ये अधिकांशतया मृदा, मिट्टी में, मलयुक्त जल, फलों पर, सब्जियों पर, इसके अलावा दूध में, ठीक है, आदि में पाए जाते हैं। इसके अलावा कि भाई मनुष्य शरीर में पाए जाते हैं। ये मनुष्य की आंत, ठीक है, लार, रक्त व पस मतलब मवाद में भी पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया का भक्षण करते रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है भाई। उसके बाद बात करते हैं भाई बैक्टीरियोफेज की संरचना के बारे में। तो अपना टॉपिक है भाई जीवाणुभोजी में ही इसकी संरचना। तो इसकी जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार की होती है। जीवाणुभोजी की संरचना टैडपोल के समान होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये क्या है भाई, जीवाणुभोजी की संरचना। तो इसकी संरचना देखें तो इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है इसका हेड, जिसको हम बोलते हैं शीर्ष या सिर भाग, हेड भाग। दूसरा जो भाग होता है ये होता है कॉलर भाग। और जो तीसरा जो भाग होता है कंप्लीट, ये क्या होता है भाई, टेल, इसको हम बोलते हैं हिंदी में पूंछ भाग। तो जीवाणुभोजी की संरचना की बात करते हैं, इसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? शीर्ष भाग, कॉलर भाग और पूंछ भाग। तो सबसे पहले बात करते हैं शीर्ष भाग की। तो शीर्ष भाग होता है
ये कैसा होता है भाई, इसका जो हेड होता है कैसा होता है, षटकोणीय होता है। ठीक है, इसमें ये कोण की बात करें जैसे षटकोणीय 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो षटकोणीय होती है इसकी हेड की संरचना, और इसके केंद्र भाग में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, या मतलब कह सकते हैं आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। इसमें जो डीएनए पाया जाता है भाई हमने पहले बताया, जो वायरस में जो डीएनए होता है कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड द्विरज्जुकी होता है, और इसके चारों तरफ ये प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड भाग होता है वो होता है कौन सा भी, कोलर भाग होता है। अब ये कोलर का काम क्या होता है, इसको जोड़ने का होता है, मतलब जो हेड भाग पाया जाता है इसका हेड भाग को, और जो टेल भाग पाया जाता है मतलब जो पूंछ भाग पाया जाता है, इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है कौन करता है भाई, कोलर भाग करता है। और इसका जो थर्ड भाग होता है वो कौन होता है, टेल भाग। ठीक है, ये टेल, ये जो पूंछ, ये जो संरचना होती है ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और ये जो इसका जो भाग होता है ये कहलाता है टेल कोर कहलाता है भाई, टेल कोर। ठीक है, ये भी किसके द्वारा होता है, प्रोटीन के द्वारा निर्मित होता है, और इसमें प्रोटीन की 144 उपिकाइयां पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर, कैप्सोमियर। ठीक है, और इससे क्या निकल रहते हैं, टेल फाइबर पूंछ से तंतु निकले हुए रहते हैं। अब इनका जो काम है टेल फाइबर का, इनका काम क्या है कि ये जैसे कोई बैक्टीरिया है ये, तो उससे चिपकने में ये सहायता करते हैं। मुख्य काम क्या है ये पूंछ तंतु का, कि ये बैक्टीरिया से चिपकने में इनको सहायता प्रदान करते हैं। और इनमें एंजाइमेटिक क्रिया होती है जिसके कारण क्या होता है कि जीवाणु कोशिका भित्ति का लयन हो जाता है, मतलब टूट जाती है एक प्रकार से, और जो वायरस होता है जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर इनमें संक्रमण कर देता है, जिससे जीवाणु कोशिका क्या होती है भाई, नष्ट हो जाती है। तो इसके लिए जो बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया गया उसका नाम था T4 बैक्टीरियोफेज, अध्ययन संरचना की दृष्टि से। तो T4 जीवाणु भोजी को, T4 जीवाणु भोजी को की संरचना में निम्न भाग होते हैं। निम्न भाग भाई कौन कौन से, 3 भाग। पहला भाग होता है हेड भाग या शीर्ष भाग, इसका हेड या शीर्ष षटकोणीय सतह वाला होता है, षटकोणीय सतह वाला होता है। ठीक है, इसके मध्य में क्या पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ। यह एक प्रोटीन आवरण, प्रोटीन आवरण वायरस में क्या होता है भाई, कैप्सिड, जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। व केंद्रीय कोर क्या होती है, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल द्वारा निर्मित होता है, द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, इसमें जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो क्या होता है, द्विरज्जुकी डीएनए होता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल द्विरज्जुकी डीएनए होता है। ठीक है, सेकंड भाग होता है इसका कोलर। कोलर भाग का काम क्या होता है कि यह हेड व टेल को जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है भी, कोलर हो गया। उसके बाद थर्ड भाग होता है टेल या पूंछ। तो हम लिखेंगे इसको, इंग्लिश में बोलते हैं टेल और हिंदी में बोलते हैं इसको पूंछ। तो जो टेल भाग होता है किसका, प्रोटीन का बना होता है। तो इसकी टेल या पूंछ किससे निर्मित होती है, प्रोटीन से निर्मित होती है, प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, जिसमें एक खोखली कोर उपस्थित होती है, जिसमें एक
खोखली कोर उपस्थित होती है। ठीक है, जो टेल जो कोर होती है प्रोटीन की 144 उप इकाइयों से बनी होती है। टेल की या पूंछ की कोर प्रोटीन की 144 उप इकाइयों की बनी होती है। उप इकाइयों की बनी होती है और उन जो उप इकाइयां होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर कहते हैं, जिन्हें कैप्सोमियर्स कहते हैं। ठीक है, टेल के निचले सिरे पर या पूंछ के निचले सिरे पर 6 लंबे प्रोटीन रेशे होते हैं। 6 लंबे प्रोटीन रेशे होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? पूंछ तंतु कहते हैं। जिन्हें पूंछ तंतु कहते हैं। ये पूंछ तंतु एक प्लेट से निकले रहते हैं। एक प्लेट से निकले रहते हैं जिसे आधारी प्लेट कहते हैं। जिसे आधारी प्लेट कहते हैं। भाई अभी इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाई थी, ये हेड भाग हो गया। इससे क्या बोलता है? ये होती है इसकी टेल कोर, बताया था पूंछ कोर। ये जो होता भाग 144 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? कैप्सोमियर। इसके अलावा यहाँ फिर जो होती है क्या होती है? एक आधारी प्लेट होती है और आधारी प्लेट से क्या होती है? 6 तंतुवत संरचनाएं निकलती हैं लंबी प्रोटीन की, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं पूंछ तंतु। और ये कहाँ से निकली रहती हैं? एक प्लेट से, जिसको हम बोलते हैं इसको आधारी प्लेट कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई ये जो पूंछ तंतु पाए जाते हैं इनका काम क्या है। तो कार्य की बात करें तो इनका कार्य क्या है कि भाई ये जीवाणुभोजी को या विभोजी को जीवाणु सतह से, विभोजी को जीवाणु की सतह से चिपकाने में सहायक होते हैं। कि भाई इन पूंछ तंतुओं के द्वारा ही ये जीवाणु से क्या करते हैं? चिपकते हैं। सेकंड जो इसका कार्य होता है कि भाई इनसे स्रावित एंजाइम कि भाई आपको पता है कि जो एंजाइम होते हैं प्रोटीन के द्वारा निर्मित होते हैं और जो पूंछ तंतु किसकी बनी होती हैं? प्रोटीन की। तो इनसे क्या होते हैं? एंजाइम स्रावित होते हैं और वो जो एंजाइम होते हैं क्या करते हैं? जीवाणु के भित्ति के लयन में सहायक होते हैं। जो जीवाणु भित्ति के लयन में, मतलब जीवाणु भित्ति को तोड़ने में, लयन में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अपने बैक्टीरियोफेज और उसकी संरचना।